एंड दूसरा है क्या, केमिकल चेंज। कैसे? तो देखो, जब तुम खाना खा के सुबह सुबह बाथरूम में जाके गिरा के आते हो, वो तुम्हारा क्या है, फिजिकल चेंज। लेकिन जब तुम खाना खा के फाट करते हो, वो तुम्हारा क्या है, केमिकल चेंज। सिंपल वे में भाई, फिजिकल चेंज क्या है, व्हेन द चेंज कैन बी फील्ड और टेस्ट। ठीक है, अपन को केमिकल चेंज क्या होगा, व्हेन द चेंज कैन नॉट बी टच्ड बट कैन बी फील्ड। ठीक है, जब हम चेंज क्या होगा, जब तुम्हारा, जब उसको टच ना कर पाओ लेकिन उसको फील कर पाओ। ठीक है, ये तुम्हारा फिजिकल है, केमिकल चेंज। अब एक बात बताओ, सुन के, तुमने क्या किया, जैसे मान लो, तुम तुम किसी को एक चाटा मार दो, ठीक, उसका गाल क्या हो गया, लाल हो गया। लेकिन देखते हो कि गाल चारों तरफ लाल होता है। लेकिन वहीं अगर तुम एक पर्सन को बुलेट से मारते हो तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो छोटा सा छेदा होता है। तो ये डिफरेंस क्या है भाई, चेंजेस तो हमें दिख रही हैं, हम उसको टच करके फील भी कर सकते हैं, लेकिन एक में है कि चारों तरफ फैल जा रहा है, एक में है कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे हो रहा है। ऐसा क्या चेंज की प्रॉपर्टी है भाई? तो बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ चेंजेस ना, हम क्या किए, हमने एक प्रॉपर्टी लाई। क्या प्रॉपर्टी लाई, कि भैया ये जो चेंज है हमारा, वो दो तरह से हो सकता है। कैसे हो सकता है, एक हो सकता है स्केलर चेंज हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, वेक्टर चेंज हो सकता है। ऐसा कैसा हो सकता है, एक स्केलर चेंज हो सकता है, एक वेक्टर चेंज हो सकता है। स्केलर में क्या होगा, तो भाई तुमको चेंज दिखेगा, चेंज विल बी देयर बट इट विल बी एवरीवेयर। अरे गैस सुने, एयर को क्या बोलते हैं, एयर का डेफिनेशन क्या है, which is found everywhere, the thing which is found everywhere is called air। and vector change क्या होगा, तो भाई the change will have proper direction। ओके, तो तुम्हारे चेंज के पास क्या होगा, प्रॉपर डायरेक्शन होगा। ठीक है कि नहीं, ये पॉइंट है। अब इतना तो तुमको मालूम चल गया भाई, चेंज हमारे पास होता है, एक प्रॉपर डायरेक्शन है एक चेंज का, और एक डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो, इसी के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं क्या, मैग्नीट्यूड। मेरे जो स्टूडेंट होंगे पहले के, जैसे ज्योति, मुकुंद, उनको बताया था मैंने व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज डायरेक्शन। बुक में डेफिनेशन तुमको नहीं मिलेगा डायरेक्शन का। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है, कि व्हेन चेंज अकर विद सम डिस्टिंक्शन, व्हेन चेंज अकर विद सम पावर, लिख लो, द अमाउंट ऑफ चेंज occurred will be called as magnitude। यार जिंदा हो ना सब, वो बच्चा इधर देख, इधर 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 स्क्रीन है तुम्हारा, क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, कि भैया जब तुम्हारा कोई चेंज किसी पावर के साथ हो, तो जो तुम्हें दिख रहा है कितना चेंज हुआ है, तुम क्या, कि एक बैलून फोड़े, बैलून में से कितना पानी बहा है, वो क्या है, तुम्हारा उस मैग्नीट्यूड है फटने का। ठीक है, एक गाड़ी कितना तेजी से चल रही है, वो उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड क्या बताता है, तुम्हारी चेंज कितनी हुई है। डायरेक्शन क्या बताता है, कि वे इन विच वे डायरेक्शन किसको बोलेंगे, इन विच वे द चेंज इज अकरिंग। ठीक है, अब एक हम बात बता रहे हैं, इस चेंज को पैसा मत मान लेना कि भैया 50 पैसा है तो उधर चेंज है। ठीक है, ये चेंज नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया?
मुकुंद, धीरज, ज्योति, समझ में आ रहा है मुकुंद? बालक, ठीक है। तो देखो, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, कि हम चीज़ों को, देखो हमें मालूम रहता है स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, हर चीज़ पता है। लेकिन अगर मैं तुमसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछूँ ना, तुम नहीं बता पाओगे। अच्छा चलो, तुम मेरे को बताओ, अभी बताओ पहले कि टाइम स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? ज्योति, मुकुंद, रुद्र, बताओ इस क्वेश्चन को। तो टाइम स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? कौन कौन स्केलर में, कौन कौन वेक्टर में है? मुकुंद, स्केलर या वेक्टर? हाँ मुकुंद, इंसान था। रुद्र, टाइम स्केलर है या वेक्टर है? हाँ, स्केलर। अच्छा, अगर स्केलर है, एक बात बताओ, अच्छा एक बात, अगर मैं टाइम ड्रॉ करता हूँ, ठीक, एक बात बताओ, जब टाइम एक्सिस ड्रॉ करते हो, चाहे कुछ भी टाइम, तुम बोलते हो ना कि सर आफ्टर 2 सेकेंड्स, आफ्टर 3 सेकेंड्स, आफ्टर 4 सेकेंड, लेकिन इस टाइम का तुम क्या बोलते हो कि सर अगर हम 3 सेकेंड को प्रेजेंट बोल रहे हैं, तो 2 सेकेंड मेरा पास्ट है, 4 सेकेंड मेरा फ्यूचर। तो अगर हम 3 to 4 जा रहे हैं, इसका मतलब क्या, हम प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर जा रहे हैं, प्रॉपर वे में जा रहे हैं। 3 to 2, एक पास्ट में हम प्रॉपर वे में जा सकते हैं। तो क्या टाइम अभी मेरा स्केलर है या वेक्टर है? ये तो देखो प्रॉपर डायरेक्शन हमको दिखा रहा है यार। तो स्केलर होना चाहिए या वेक्टर होना चाहिए? हम्म, बस क्या हो गया? गलत। सोचते क्यों नहीं हो स्केलर और वेक्टर को बताने के समय? देखो, पहले स्केलर और वेक्टर समझो, किसको है असली रीजन स्केलर और वेक्टर का। हम क्या बोले कि जब तुम्हारा चेंज हो रहा हो, साथ में उस चेंज के पास एक प्रॉपर डायरेक्शन हो, देन इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अगर तुम्हारा चेंज सिर्फ हो रहा हो, उसका कोई प्रॉपर डायरेक्शन ना हो, then it will be called as what, स्केलर क्वांटिटी। सिंपल, सिंपल है। देखो इसको अप्लाई करो टाइम के साथ, ठीक है, एकदम सिंपली अप्लाई करो। तो जब टाइम है, ठीक है, एक बात हम बता रहे हैं, ये जो टाइम है, ये क्या है, ये जो चेंज हो रहा है, क्या ये प्रॉपर डायरेक्शन में हो रहा है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। टाइम हैज जीरो डायरेक्शन, बोला ही जाता है, बनाया ही गया है इस चीज के लिए, ठीक है। और टाइम के पास क्या है, जीरो डायरेक्शन होता है। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्केलर और स्यूडो स्केलर बोलते हैं। नाम नहीं सुना होगा, स्यूडो स्केलर बोलते हैं। बताते हैं क्या, टाइम के पास कोई डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन दिस पर्टिकुलर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो एग्जिस्ट करता है ना, उसी के हिसाब से हम इस टाइम को स्यूडो स्केलर बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी तुमको नॉर्मल बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन जब डीप अंडरस्टैंडिंग जैसे बालाकृष्णन सर का वीडियो देखोगे, तो वो बताएंगे तुमको कि जो टाइम है मेरा वो क्या है, स्यूडो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। मतलब इसके पास थोड़ी बहुत डायरेक्शन है सिर्फ आगे बढ़ने की। अगर हम रियलिटी देखें तो टाइम सिर्फ आगे बढ़ रहा है, पास में हम नहीं जा सकते, ठीक है। तो उस हिसाब से ये क्या है तुम्हारा, एक स्यूडो स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी बन रहा है, लेकिन ऑलवेज सिंस इसका जीरो डायरेक्शन है, तो ये स्केलर क्वांटिटी भी बन रहा है। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, स्यूडो स्केलर, ठीक है। ठीक है कि नहीं है? तो दैट्स द बिग डिफरेंस टाइम के साथ। ये तुमको एनसीईआरटी के बुक में भी टाइम का नहीं बताएगा स्केलर है या वेक्टर, ठीक है।
क्योंकि वो टीचर्स मालूम है, तो उनको अगर हम बताने जाएंगे तो अलग से एक चैप्टर डालना पड़ेगा। तो इतने में समझ गए। तो देखो पॉइंट क्या मालूम चला कि भैया स्केलर क्या है। स्केलर स्केलर का मतलब है जिसके पास चेंज हो रहा हो लेकिन कोई प्रॉपर डायरेक्शन ना हो। जैसे प्रेशर, प्रेशर नीट में पूछा गया था कब, 2009 में, जेई मेंस में, जेई मेंस में। ठीक है, क्या बोला था कि प्रेशर इज स्केलर और वेक्टर। तो क्या कहोगे भाई साहब, जो मेरा सिंपल सी बात है भाई, अगर हम मान लो इस बॉक्स को लेते हैं, इस बॉक्स के अंदर क्या पढ़ रही है, पार्टिकल्स पढ़ रही है। एक बात बताओ, जब तुम्हारा दिमाग के ऊपर बोलते नहीं हो कि सर प्रेशर बढ़ गया, बहुत पढ़ लिए आप, तो क्या वो प्रॉपर डायरेक्शन में होता है क्या? नहीं ना। प्रेशर क्या होता है, चारों तरफ अप्लाई होता है इस एरिया के, ठीक है, चारों तरफ हर डायरेक्शन में। इसलिए प्रॉपर क्या है तुम्हारा, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी। नाउ टेल मी वन थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर बार इस बुक में यूज होगा, इस चैप्टर में, कि व्हाट इज, बेस्ड ऑन दिस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया, बताना। मुकुंद, हेलो, हाँ मुकुंद बताओ, डायरेक्शन एरिया क्या होता है? हम्म, रुद्र, ज्योति, एरिया का डायरेक्ट, ज्योति एरिया का डायरेक्शन क्या होता है? हाँ 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 हाँ, पकड़े गए। ज्योति, तुमको बताया था, क्लासेस ली थी तब। धीरज, एरिया का डायरेक्शन, अच्छा बच्चा है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अलग तुम लोग वेक्टर्स पढ़े हो ना, इसके क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, सब कुछ कहाँ चला गए तुम लोग? तुम लोग को मैं मार डालूंगा यार, कुछ नहीं क्या किए हो तुम लोग को मैं, सीरियसली। देखो, एक एरिया है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। पहले बात तो ये, और इसका डायरेक्शन क्या होता है समझो। एक बात बताओ, नॉर्मल किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन, किसको बोलते हैं नॉर्मल? नॉर्मल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, नहीं वाला। परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन अ पॉइंट ऑफ एनी सरफेस और लाइन। लाइन और नॉर्मल के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, परपेंडिकुलर और नॉर्मल के बीच में मेन डिफरेंस क्या है? तो परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करोगे ना तो वो बाइसेक्ट करता है इक्वल पार्ट्स में। लेकिन अगर तुम किसी भी लाइन के ऊपर, किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए, जिसका हाँ इक्वल पार्ट्स में ना डिवाइड डिवाइड करे, तो वो अगर 90 डिग्री बनाती है, इसको बोलते हैं क्या, नॉर्मल। तो एक एरिया जो होता है, अगर मान लो तुमने लिया एक एरिया, ठीक है, तो एरिया पे कितने सारे पॉइंट्स हैं, है कि नहीं, डिफरेंट 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 पॉइंट्स है कि नहीं? तो हर पॉइंट पे तुम क्या ड्रॉ कर सकते हो, एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? दिस पर्टिकुलर थिंग, ये जो चीज है ना, जो तुम नॉर्मल ड्रॉ करते हो, ठीक है, ऊपर नीचे ड्रॉ कर सकते हो। तो एक एरिया का क्या है, डायरेक्शन। तो नॉर्मल होता है डायरेक्शन। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इज द डायरेक्शन ऑफ एनी एरिया। क्या है भाई साहब, नॉर्मल क्या है तुम्हारा, डायरेक्शन है किसी एरिया का, ठीक है।
ये बात याद रहनी चाहिए, है कि नहीं। नॉर्मल क्या है तुम्हारा, डायरेक्शन है किसी भी एरिया का। तो नॉर्मल याद रखना ऑलवेज, मैं अभी यूज करने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ों में। तो नॉर्मल तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन ऑन अ सरफेस और एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे अगर तुम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, नॉर्मल, है कि नहीं। ठीक है, अब देखो, नाउ बेस्ड ऑन दिस देयर आर टू थिंग्स। दो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट आने वाली हैं, वो क्या है, फर्स्ट नोट कर, इसके नोट्स बना लेना। पोजीशन वेक्टर, वेक्टर थोड़ा बहुत पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, पढ़े तो सब हो गए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि अपन के पास स्टाइलस अपने लो, अपन के पास ये अपन के पास क्या है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो देखो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, ये जो फिक्स्ड पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट using which we will do the measurement। ठीक है, और अगर मान लो तुम्हारा यहाँ पे कोई एक पॉइंट पी है, ठीक है, मतलब देखो क्या है, धीरज कहाँ गए, धीरज अपने घर से जाता है अपने गर्लफ्रेंड के घर मिलने। ठीक है, धीरज अपने घर से जा रहे हैं ना, घर उनका फिक्स है कि नहीं है, घर पे क्या कर सकते हो, घर जो है घर से तुम मेजर कर सकते हो धीरज कितना दूर गए हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, this thing will not be called as a vector, this will be called as a distance। but अगर तुम एक स्ट्रेट लाइन जो जोड़ दिए यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी इरेजर ले लो यार, अच्छे से ड्रॉ करो, फर्स्ट ऑप्शन अच्छे से ड्रॉ करो बेटा, और बेटा। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो पॉइंट पी है, अगर तुमने एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू जोड़ दिया, तो देन दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, पोजीशन वेक्टर। क्यों, क्योंकि तुमने क्या किया, एक रेफरेंस पॉइंट को इसके साथ मिलाया। दिस पॉइंट जो मूव कर रहा है इधर उधर, किधर भी मूव कर सकता है, उसको तुम क्या कर रहे हो, ओरिजिन से मेजर कर रहे हो, दिस पर्टिकुलर लेंथ, दिस पर्टिकुलर लेंथ विल बी कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। ठीक है, एंड ये जो पॉइंट है जो मूव कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर किधर इधर उधर उधर चारों तरफ मूव कर सकता है। ओके, एंड इसको हम कैसे से डिनोट करते हैं, वेक्टर आर से। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, तो भैया अगर आपने ड्रॉ किया, ठीक है, दो पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है, अगर आपने ड्रॉ किया दो पोजीशन वेक्टर, अगर ये मान लो तुम्हारा क्या है, p1 है, ये तुम्हारा मान लो क्या है, p2 है, देन ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ना, देखो ये क्या है, ये तुम्हारा r1, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, r2 वेक्टर, होगा कि नहीं होगा, दो पोजीशन वेक्टर है अपन का। ठीक है, ठीक है, देन ये जो डिस्टेंस है ना, पर्टिकुलर ये जो डिस्टेंस, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा आर से। तो डेल्टा आर अपना क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर, विच इज इक्वल टू r2 माइनस r1। ये r2 माइनस r1 कैसे हुआ पता है, ट्रायंगल लॉ यूज करोगे। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, हम यहाँ पे हिंट में डाल दे रहे हैं। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि अगर मान लो तुम्हारा कोई
वेक्टर इस डायरेक्शन में ए, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है। अगर तुम इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट निकालते हो तो क्या करना, रिजल्टेंट का सबसे पहले हेड देखना, अगर वो सेम होगा इन दोनों से, अगर हेड के सामने अगर हेड ही रहा तो पॉजिटिव ले लेना, और हेड इधर देखो, अगर फिर उसके बाद अपोजिट जाना, ये टेल है, अगर टेल के सामने टेल रहा तो तुम पॉजिटिव ले लेना। ठीक है, अगर मान लो जैसे इस केस में, इसमें देखो हेड के सामने हेड है, R2 पॉजिटिव नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे टेल के सामने क्या है, हेड अपोजिट है, तो इसको क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो यही है ट्रायंगल लॉ का ट्रिक, ये याद रखना। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपना क्या है, इज द डिस्टेंस बिटवीन टू टू पोजीशन वेक्टर्स। ओके, यूजिंग ऑल दिस बेसिक कॉन्सेप्ट, एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। ठीक है, क्या लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जैसे मुकुंद तिवारी की दो एक्स गर्लफ्रेंड है ना, वैसे ही जो अगर तुम मान लो एक पर्सन है, उसका क्या है, दो हाथ है। ठीक है, एक हाथ इधर है, एक हाथ तुम्हारा इधर है, ये दोनों हाथ इधर उधर है। ठीक है, तो देखो ये जो हाथ है, जो नीचे जिसके साथ ये थीटा एंगल बनाया है पी, ठीक है, जिसके साथ पी बनाया है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, एंड इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल। ठीक है, दिस हॉरिजॉन्टल विल बी व्हाट, तो देखो अपना ट्रिग्नोमेट्री का रूल, ये क्या है, बेस है, ये एंगल थीटा है, तो बेस बराबर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। एंड वर्टिकल तुमको पता ही है, वर्टिकल क्या है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो दिस परपेंडिकुलर बराबर क्या, परपेंडिकुलर बराबर साइन थीटा बराबर क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बराबर एच साइन थीटा। ठीक है, तो कैसे निकाले, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये पी नहीं मानो, इसको एफ करो, इसको एफ करो। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या, हॉरिजॉन्टल बराबर क्या लिखोगे, एफ कॉस थीटा, वर्टिकल बराबर एफ साइन थीटा। ओके, नाउ दिस इज बेस, तो कॉस थीटा बराबर बेस बाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होने वाला है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। ठीक है, कैसे, तो अगर मान लो तुमको दे देगा दो फोर्स, ये एक फोर्स दे दिया, ये एक फोर्स दे दिया। ठीक है, बोल दिया कि इन दोनों फोर्स के बीच में कितना एंगल है, थीटा एंगल है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, इसको रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस एंगल को मान लो एक्स मान लिया, इस एंगल को थीटा माइनस एक्स मान लिया। ठीक है, इसको रिजॉल्व करके एक इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है कि नहीं, ये बहुत सारा काम आएगा तुमको हॉरिजॉन्टल। जिंदा हो तुम लोग या मर गए हो, हेलो, आंधी चारों तरफ आ गई है क्या, ज्योति, आंधी नहीं आ रही है ना, रुद्र सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हम्म। हाँ आज मतलब मैंने सब कुछ सेटिंग वगैरह कर लिया है, माइक वगैरह सब लगा दिया चारों तरफ, और इस पे अच्छी क्लियर ही आवाज़ आएगी। ठीक है, तो क्लासेस अच्छी लग रही हैं ज्योति, हाँ हाँ, तुम्हारे इंस्टीट्यूट से अच्छी है बता। रुद्र पहले 11 12 किए थे क्लासेस, 11th की, हाँ, उससे अच्छी हैं आप, ये मतलब थोड़ी सी कम लग रही है, कैसी लग रही है। हम्म, अच्छा अच्छा, तो दिल्ली में कौन से इंस्टीट्यूट में थे, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। नहीं क्योंकि मैंने डीयू में डॉक्टर दास कुलचेष्टा के अंदर मैंने रिसर्च वर्क किया। ठीक है, सो
मेरे पास फ्री टाइम है, अपन कर लेते हैं ऐसा कुछ, नहीं तो फिर मेरे पास भी टाइम तो हो रहा है, कम ही हो जाने वाली है आफ्टर जून जुलाई तो एकदम से, मतलब अगस्त में, अगस्त 15 अगस्त तक मुझे तुम्हारी लाइक 70% सिलेबस अगस्त तक करूँगा, उसके बाद में धीरे 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 तुम लोग को 3 डेज क्लासेस लेके फटाफट कंप्लीट करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे तुम लोगों को आफ्टर सितंबर प्रिपरेशन भी करवाना है आईटी से ही, मुझे चाहिए 3-4 बच्चे का सिलेक्शन, ठीक है, तो अगर मेहनत करोगे तो आईटी से ही नीट होगी, ठीक है, कि मैं असाइनमेंट्स वगैरह सब कुछ अपलोड करने वाला हूँ, हर चीज़ तुम्हें देने वाला हूँ, और ऐसा वैसा नहीं खुद का बनाया हुआ असाइनमेंट मिलेगा, और जो हॉलीडे रेजनी का एरिडॉग है, इच्छिवामा है, उनसे सॉल्व कराने वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, अपन इतना दूर कर लिए, अपन को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में मालूम चाहिए, अपन को सारी चीज़ों के बारे में मालूम चाहिए, अब अपन रिजॉल्व भी कर सकते हैं चीज़ों को। अब पॉइंट ये है कि अब कंसिडरेशन है क्या, तो भाई अपन के पास एक होती है सबसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स, चार्जेस, बोला जाता है एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है, जिनके अंदर हम बोलते हैं सर ये जो चार्जेस है ना वो इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस प्रोटॉन्स हैं न्यूट्रॉन्स हैं। अच्छा तुम लोग इतना पढ़े हो चार्जेस वगैरह के बारे में, एक बात बताओ, देन व्हाट डू यू मीन बाय चार्जेस एक्चुअली, ये चार्जेस का डेफिनेशन क्या है भाई, हम तो इसको क्लासिफाई कर दिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एक तरफ बोल दिए एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, द फंडामेंटल पार्टिकल्स व्हिच फॉर्म मैटर, बस यही जानते हैं, लेकिन ये जो चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये भी तो कहीं से आते होंगे, तो ये कहाँ से आते हैं, इनकी जन्म कहाँ से है, इनकी बर्थ कहाँ से हुई है भाई, जरा हमको बताना, कुछ थोड़ा सा आइडिया दो क्या हो सकता है ये। हम्म, ये चार्जेस हो क्या सकते हैं तुम्हारे, एनी आइडिया, रुद्र, ज्योति, कि या फिर इनसे कोई और एलिमेंट्री चीज एग्जिस्ट करती है, इनसे और छोटी चीज करती भी है क्या या नहीं करती है, हमको तो पता नहीं भाई, हम तो बहुत नन्हे मुन्ने बालक हैं, पढ़ाई नहीं किए हैं। यही सारी चीजें हैं इम्पोर्टेंट, कि व्हाट सो इम्पोर्टेंट अबाउट चार्ज, ये चार्ज है क्या, ठीक है, ये क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं या सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी छोटा है, ठीक है, तो देखो इनको क्या बोला गया, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, ऑफ कोर्स ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, क्यों, क्योंकि इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते इस बेसिस पे, ब्रेकलेस, but they are also made up of something, these elementary particles are also made of something, they are also made up of something, क्या चीज से बने हुए रहते हैं, तो ये जो तुम्हारे चार्ज है ना, ये जो तुम्हारे चार्ज हैं वो क्या चीज से बने हुए हैं, ये बने हुए हैं तुम्हारे क्वार्क्स से, क्या, क्वार्क से, तो क्वार्क होता है अप डाउन एंड, अप डाउन एंड ट्विन करके ऐसे एक है, ठीक है, ये तीनों चीजों से तुम्हारे ये चार्जेस बने हुए हैं, तो दिन क्या चार्ज है भाई, अब ये चार्ज का डेफिनेशन क्या है, ये तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स थे लेकिन इनसे भी छोटा चीजें एग्जिस्ट करती है, तो ये चार्ज है क्या, दिस वाज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, पता है किसके द्वारा उठाया गया ये क्वेश्चन, तुमको मालूम रहना चाहिए, तुमको पता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स किसने बनाई है, ये जो तुम चैप्टर्स ये इलेक्ट्रो स्टैट्स जो पढ़ रहे हो इसको, हाँ हेलो, ये जो तुम्हारी इलेक्ट्रो स्टैट्स है ना, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, जिनके बारे में, जिनके अगर हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, ये पता है किसके द्वारा बनाई गई है, मेनली जेडी जैक्सन एंड एडॉल्फ हिटलर का कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें, ठीक है, इसमें जेडी जैक्सन एंड एडॉल्फ हिटलर ने बहुत काम किया है, ठीक है, सिंस देखो एडॉल्फ हिटलर क्या कर रहा था, वो यही क्वेश्चन पूछा था कि सर ये चार्जेस हैं क्या, तो तुमको पता है चार्जेस कहाँ से आती हैं,
चार्जेस एक्चुअली में एक मतलब जब हम क्वार्क्स का देखो क्या होता है, एक बात बताओ, धरती के अंदर से तुम निकालते हो तो कोयला वगैरह निकलता है ना। हम्म, तो वैसे ही बोला जाता है एक बेड शीट है, ठीक है, उस बेड शीट को जब जितना बार हम हिलाएंगे वहां से क्या निकलेगा, चार्जेस निकलेगा। ठीक है, तो इसी की पूरी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक है। एडोल्फ हिटलर ने ये चीज़ें बताई थी। एडोल्फ हिटलर को समझाने के लिए जेडी जैक्सन ने एक बुक लिखा था, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बाय जेडी जैक्सन, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, विच वाज वन ऑफ द बेस्ट। सोचो वो बुक कब की लिखी हुई थी, 1911 की। आज भी हम लोग एमएससी में या फिर कहीं जाओगे रिसर्च में तो यही बुक तुमको पढ़ने को मिलेगा, और कोई बुक है ही नहीं। और ये सबसे हार्ड बुक है वर्ल्ड की। ठीक है, तो देखो ये जो अपन का इलेक्ट्रोस्टैट्स है क्या चीज से डील करता है, क्या चीज से डील करता है, चार्जेस के साथ डील कर सकता है, चार्जेस के साथ डील करेगा। कौन से चार्जेस, तो रेस्ट चार्जेस। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैट, स्टैटिक मतलब क्या, रेस्ट, implies रेस्ट, इलेक्ट्रो मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जब हम बात करेंगे तब हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज व्हाट, यहाँ पे चार्जेस का तो सिर्फ एक डेफिनेशन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहा है चार्ज, है कि नहीं। अरे यार ये बाइक वगैरह एक, सॉरी सॉरी सॉरी, पता नहीं कहाँ से ये लोग बाइक ऐसी लेके आ जाते हैं, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। आवाज जा रही है क्या, हेलो, सॉरी। ठीक है, तो देखो अपन को मालूम क्या चल गया था, चार्जेस वगैरह के बारे में मालूम चल गया था, चार्जेस कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, सारे सारी चीज़ों के बारे में मालूम चल गया था, इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में मालूम चल गया। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज कंसिडर हो रहा है। अपन को पता है, क्या पता है, कि भैया ये जो हमारा एटम है ये ऐसे नहीं बना रहता है, ये अगर एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इसके अगल बगल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की रीजन होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या लाई करते हैं, अपन के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन एक चीज देखो, एक बात समझो, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वगैरह यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन भरे पड़े हैं, ये चारों तरफ चीजें भरी पड़ी हैं। एक बात बताओ, सिंपल से एक बात बताओ, तो एक मान लो ये गर्ल है, ये बॉय है, ठीक है, ये दोनों क्या है, रिलेशनशिप में थे। अब मान लो इसके सामने अगर तुम कोई अनदर बॉय लेके आ जाओ या फिर कोई अनदर गर्ल लेके आ जाओ तो क्या होगा, टकराव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ऑफकोर्स बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रोटोन प्रोटोन अंदर में एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रही है कि नहीं हो रही है, बात हो रही है। ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन से और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल चार्जेस है, लेकिन क्या प्रोटॉन्स प्लस प्रोटॉन्स है, तो इन दोनों प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिपल्सन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, बड़े हो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। देन तुम्हारा एटम कैसे एग्जिस्ट कर रहा है भाई, एटम सिर्फ एक ही चीज की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का क्या है, अट्रैक्शन है, which is more than repulsion of proton and proton और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो अब तुम्हें मालूम चला, क्या देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन 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 एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की स्टैटिक स्टैटिक स्टडी हम करने वाले हैं, हम प्रोटॉन के बारे में कुछ पता नहीं वाले हैं। तो एक बात याद रखो, समझो एक बात, कि जब भी प्रोटॉन मिलेगा तुमको ना, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसे हम कर रहे हैं, चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं, क्यों, देखो इलेक्ट्रॉन तुमको फ्री हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कैन बी फ्री। जैसे घर में लड़के होते हैं ना,
और घर में लड़कियां होती हैं, तो लड़कियां कुछ हद तक बाउंड होती हैं कि नहीं, लड़कियां कहाँ फ्री होती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैन बी फ्री बट प्रोटॉन कैन बी ऑलवेज फाउंड ऑन इज फाउंड बाउंडेड। क्या होगा, बाउंडेड होगा न्यूक्लियस के अंदर, बाउंडेड इन न्यूक्लियस, ठीक है। अगर मान लो एटम के अंदर प्रोटॉन की नंबर ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो भले उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे सोडियम है, 281 होता है ना एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, Na+ में चला जाएगा, प्रोटॉन ज़्यादा। तो भले ये इस तरह से हो जाएगा कि ये प्लस चार्ज आ जाएगा। सो दिस इज हाउ प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड, पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड, ठीक है। ऐसे वैसे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं हो जाएगा, ऐसे तुम सोच रहे हो कि भाई ये सोडियम है, प्रोटॉन हम बाहर निकाल लेंगे, घंटा। एक इलेक्ट्रॉन कैन बी फ्री, घर के लड़के फ्री हो सकते हैं, सॉरी, बट लड़कियां जल्दी फ्री नहीं होती हैं, ठीक है। वही कैसा है, प्रोटॉन बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, बट इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो सकते हैं। रीजन ये है कि प्रोटॉन जो है, जो प्रोटॉन की मास है वो 1089 टाइम्स ज़्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो दिस इज द रीजन ऑल्सो। सो प्लीज, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके चार्जेस का डेफिनेशन बनाया गया। क्या? सो चार्जेस आर व्हाट, दे आर सम or mainly the basic sources of color in a sense, in a sense as they are main sources of light energy, ठीक है। देखो क्या होता है, इधर समझ अच्छे से समझना। ये मान लो तुम्हारा प्रोटॉन है, ठीक है, ये क्या है, लड़की है, गर्ल, ठीक है। और हमारे रुद्र भाई साहब जैसे, सॉरी रुद्र फॉर टेकिंग योर एग्जाम्पल, मान लो दिल्ली वाले लौंडे हैं, सॉरी दिल्ली वाले भैया हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अब एक बात समझो, ये दिल्ली वाले लड़के हैं और ये है लड़की, लड़की क्या है, चालू चपट है, क्लेवर है भाई, ठीक है। तो भाई साहब के पास इन बातें होती हैं, बातें होती हैं, बातें होती हैं, जैसे ही थोड़ा सा इधर उधर हुआ, गर्ल क्या हुई, रफू चक्कर। भाई के पास मान लो कितना था, 50,000 रुपया था, 50,000 रुपया लड़की लेके भाग गई, और क्या हुआ, ये भाई साहब के पास कुछ बचा ही नहीं। तो क्या होगा, ये दूर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये इंसान इससे दूर जाएगा कि नहीं जाएगा। यही पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉन्स के पास। देखो समझो, अगर वो प्रोटॉन ये पूरे न्यूक्लियस के सामने है, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसके पास ज्यादा एनर्जी है, एनर्जी हायर implies nearer to एटम, इसके पास क्या है, इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी हाई है, उतना ज़्यादा नज़दीक है एटम पे। जिस लड़की देखेगी, जिस लड़के के पास ज़्यादा पैसा है वही नज़दीक रखेगी। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, ज़्यादा पैसा है, तो वो नज़दीक है एटम का। और जैसे ही इसकी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जैसे ही कम होती है, उसको बाहर जाना पड़ता है, ठीक है। और इस बाहर जाने के चक्कर में वो क्या करता है, और पैसे और एनर्जी लूज कर देता है, एनर्जी लूज करता है। और यही एनर्जी तुम्हारी क्या है, लाइट के फॉर्म में बाहर आती है, विच इज द एक्चुअली, ये जो लाइट की फॉर्म, ये लाइट क्या है, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। सेवन, सेवन एक्चुअली नहीं करना चाहिए, एक वाइट लाइट में चली जाती है, ठीक है। इसीलिए
चार्जेस को एक सिंपल वे में बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज कलर्स। अरे यार, इसको तुम्हें बंद करना है, मार दूंगा, चला गया। ठीक है, रुद्र, ज्योति, हेलो, समझ में आया चार्जेस कैसे कलर कहलाते हैं? ठीक है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट फंडामेंटल है। ठीक है, और इनके अंदर सुनो, ये जो फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, जो मैंने तुमको बताया ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, उससे और भी एलिमेंट्री, क्या एलिमेंट्री चीज है, तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं बाहर जाते हैं जल्दी एटम्स को छोड़ के? ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो ये एटम इलेक्ट्रॉन के, ये एटम के नजदीक इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा, ये तुम्हारा प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जल्दी बाहर जाता है? ये प्रोटॉन को तो खींच लेना चाहिए था अगर इतना ज्यादा अट्रैक्शन है। तो इनके पास ये जो एनर्जी है ना, जिसके वजह से कलर आती है, इस एनर्जी को इसीलिए बोला जाता है, इनके पास एक होता है क्या, कलर फोर्स। क्यों? क्योंकि या एनर्जी फोर्स बोल सकते हो, क्योंकि ये जो फोर्स है वो प्रिवेंट करके रखता है, ना तो ये अट्रैक्ट होता है, ना तो ये बाहर जाता है। ठीक है, और इसी को मेंटेन करके वो एटम के अंदर रिवॉल्व करता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से कलर का प्रोडक्शन होता है, ना कि लाइट के रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन की वजह से अगले सर सुने होगी नहीं कि सर ये जो सरफेस है हमारा, ये सारा लाइट रिफ्लेक्ट कर दे रहा है तो वाइट है। सर ये जो सारा लाइट है इससे अंदर से येलो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। अरे भाई, ये येलो लाइट कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये तो हमको बताओ। तो भाई, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिर रहा है लाइट, इलेक्ट्रॉन को इतना चार्ज कर दे रहा है कि वो येलो लाइट के थ्रू निकले। समझ में आई बात उस सरफेस से? तो जब भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसा मत समझना कि वहां पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है सरफेस पे। भाई, सरफेस पे टोटल चेंज हो रहा है। ठीक है, सिर्फ रिफ्लेक्शन इज नॉट द प्रोसेस ऑनली। समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा कैसे होगा। ठीक है, तो ये जो चार्जेस हैं, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, कलर्स। एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स इज द स्टडी ऑफ कलर्स। बड़ा अच्छा डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ कलर्स। ठीक है, और वी कैन से, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, रेस्ट पे। तो देखो सुनो, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो क्या है, हम क्या चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट। इसका मतलब क्या है, जो तुम्हारा कूलम्स लॉ है, जो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, ये क्या चीज़ पे तभी वैलिड होगा जब तुम्हारा होल थिंग, होल चार्जेस विल बी एट रेस्ट। ओके, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जितनी सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं रेस्ट में पढ़ेंगे, हम इवन प्रूफ करके दिखाएंगे करंट कैसे आता है सिस्टम में। किसी बुक में वो डेफिनेशन नहीं होगा, किसी बुक में कोई डेरिवेशन नहीं, लेकिन हम प्रूफ करेंगे कि कैसे करंट एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ऐसे ऐसे नहीं आ जाती हैं, प्रॉपर्टीज़ अपने आप नहीं आती, इनकी सारी बेसिक फंडा मैकेनिक मतलब मैकेनिज्म है कुछ ना कुछ। मैकेनिज्म है, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू लर्न। So today only, just don't leave. This is the end of the class. Okay? Next time I am going to tell about this Coulomb's law. Okay? Fundamental properties of charges and all. Okay? So